हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी आज के लेक्चर में हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कवर करेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड मेनली हम बेंजीन को डिस्कस करेंगे। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर करा था जिसके अंदर हमने समझा था एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। फिर हमने जो मेन एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन उसको समझा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कैसे रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है और फाइनली उसकी प्रिपरेशन के साथ हमने लेक्चर कंक्लूड करा था। अब ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंडर हम बेंजीन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि उसमें क्या फिजिकल और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ऑब्जर्व होती है। सो लेट्स बिगिन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमने पहले लेक्चर्स में कवर करा है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए कि जो हमें ये आउटर अपीयरेंस ऑब्जर्वेशन बिना किसी केमिकल रिएक्शन के जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिले किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में, वो सब हम इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले आप जब अपने कंपाउंड को देखोगे तो उसका कैसे ऑब्जर्व करोगे, उससे कि उसकी स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, वो किस में डिसॉल्व हो सकता है, उसकी सॉलिबिलिटी किस में है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका नेचर कैसा है, वो पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है। तो वही सारी चीजें हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसकी आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं तो यूजुअली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। यानी यहाँ पर आपको गैसियस सब्सटेंस यूजुअली नहीं मिलेगा, आपको या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे कंपाउंड या फिर सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। और प्लस साथ में आपको यूजुअली ये कलरलेस मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर आपको एक स्लाइड येलोइश टिंट मिले, वो भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ काफी लॉन्ग टाइम वो कंपाउंड रखने की वजह से आए, पर ज्यादातर आपको कंपाउंड्स कलरलेस ही ऑब्जर्व होंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या देखी कि या तो लिक्विड या सॉलिड होंगे या फिर कलरलेस होंगे और उनके अंदर कुछ ना कुछ स्मेल आपको हमेशा मिलेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी एरोमेटिक वर्ड को ही डिस्कस करा है कि एरोमेटिक का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई स्मेल प्रेजेंट है। यूजुअली एक एरोमा प्रेजेंट होता है, मतलब ऐसी स्मेल होती है जो आपको अच्छी लगती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ कुछ कंपाउंड्स के लिए ऐसा बोला जाता है। जैसे अगर आप नैप्थलीन देखो तो यूजुअली क्या होता है, नैप्थलीन बॉल्स आप सबके घर में होती है ना, अलमारीज में रखते हो आप सब। तो अलमीराज में जो हम नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं उसकी स्मेल आती है ना, तो वो स्मेल यूजुअली कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, कुछ को तो ठीक नहीं लगती वो स्मेल। तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें से एक एरोमा रिलीज हो रहा है, एक स्मेल रिलीज हो रही है। तो आपको यहाँ पर इसकी लिक्विड सॉलिड प्रॉपर्टी के साथ साथ कलरलेस होने के साथ साथ इसमें कोई ना कोई स्मेल भी ऑब्जर्व होगी। अब ये तो हो गई इसकी हमें जो जनरल अपीयरेंस देखने से पता लगता है। दूसरी अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बल्कि ये किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। यानी जो इनकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज गुड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोलर कंपाउंड होता है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, विच मीन्स कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो अगर आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में एक गुड सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये नॉन पोलर नेचर के हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आपने जब अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस पढ़ाए तो जैसे जैसे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा था, आपने बोला था कि यहाँ पर आपका पोलर कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं तो यहाँ पर तो हमें बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड शो होते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। जैसे अगर हम सबसे बेसिक एग्जाम्पल बेंजीन का ही कंसिडर करें तो यहाँ पर भी आपको 3 मल्टीपल बॉन्ड शो हो रहे हैं। तो हमने इस कंपाउंड को नॉन पोलर नेचर का क्यों बोला? देखो, हम किसी कंपाउंड को पोलर नॉन पोलर किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं? उसके डाइपोल मूवमेंट को देख के, कि जहां पर आपको डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी वो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। और जहां 0 नहीं मिलेगी वो कंपाउंड कैसा होगा? पोलर होगा। तो यहाँ पर भी हम उसे ही डिस्कस करेंगे। सो कल जब हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज यानी कंडीशंस को डिस्कस करा था तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिसिटी शो करने के लिए हमारे पास उस कंपाउंड की फर्स्ट कंडीशन थी कि वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। और अगर कंपाउंड प्लेनर है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? सिमेट्रिक नेचर का होगा। और जब भी हमारे पास कंपाउंड सिमेट्रिक नेचर के होते हैं तो उसका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 आता है।
क्योंकि उसके अंदर जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट होते हैं ना वो कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो एटम्स होते हैं ना उनका सेम बिहेवियर होता है, जिस वजह से आपके पास एक नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 0, विच शोज नॉन पोलर नेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसी वजह से आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को नॉन पोलर कैटेगराइज करते हो। अब साथ में इसके अंदर आप एक टेस्ट और परफॉर्म कर सकते हो, यानी अगर आप किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को फ्लेम से डायरेक्ट हीट से करोगे ना, यानी कि जलाओगे एक तरीके से, तो आपको कैसा ऑब्जर्व होगा, उस ऑब्जर्वेशन पे आप डिवाइड कर सकते हो अपने कंपाउंड को एलिफेटिक और एरोमेटिक नेचर के अंदर। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक तो आप स्टडी कर चुके हो। एलिफेटिक क्या है? एलिफेटिक होता है आपका ओपन चेन कंपाउंड, एरोमेटिक तो क्लोज्ड होता है, एलिफेटिक ओपन होता है। तो ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस उस कंपाउंड को आपको डायरेक्ट फ्लेम से हीट करना है। तो जब आप उस कंपाउंड को डायरेक्ट फ्लेम से हीट करोगे तो अगर आपके पास सूटी फ्लेम आती है, अब सूटी फ्लेम का क्या मतलब होता है? सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि आपके पास ब्लैक एशेस से आएंगे, मतलब जैसे ही आपने जलाया ना तो ब्लैक एशेस आपके एटमॉस्फेयर में आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से जब आपका कंपाउंड बर्न होगा उसे हम बोलेंगे कि वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड को बर्न करते हैं तो यहाँ आपको नॉन सूटी फ्लेम ऑब्जर्व होती है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे तो आपको नॉन स्मोकी फ्लेम ऑब्जर्व होती है, यहाँ स्मोकी फ्लेम ऑब्जर्व होती है। नॉन सूटी फ्लेम का मतलब है कि आपको एज सच कोई एशेस ऑब्जर्व नहीं होंगे, बस हल्का सा व्हाइट कलर का आपको ना धुआं सा फॉर्म होता दिखेगा, एक स्मोक सी फॉर्म होती दिखेगी। तो उस कंपाउंड को आप कैटेगराइज करते हो एलिफेटिक नेचर के कंपाउंड्स में। तो इस तरीके से आप एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो हम कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो कर रहा है, वो किसी रिएजेंट के साथ किस टाइप की रिएक्शन आपको शो करेगा, उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जब हम इस एरोमेटिक कंपाउंड को कंसिडर कर रहे हैं, लेट से हमने बेंजीन ही कंसिडर करा, जिसे हमें स्टडी करना है वही कंसिडर कर लेते हैं। तो इस बेंजीन के अंदर हमारे पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, और मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करना थोड़ा इजी होता है। ये वाले हमारे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपको ऑब्जर्व होगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा रिएजेंट की फॉर्म में, जो इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो करेगा। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक किस टाइप की रिएक्शंस ऑब्जर्व होंगी? यहाँ आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑब्जर्व होंगी कि यहाँ हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें हम किसी एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से। अब वो रिएक्शंस आपको किस तरीके से ऑब्जर्व होंगी ये अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करोगे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, आपको वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑब्जर्व होंगी, जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस क्या है, इन्हें वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। यहाँ हर एक रिएक्शन में आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन के साथ आपकी रिएक्शन शो कर रहा है। सो वन बाय वन हम इन सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद नाइट्रेशन रिएक्शन। सो जब हमने नाइट्रेशन वर्ड सुना तो उससे हमारे माइंड में क्या ऑब्जर्वेशन आई कि कुछ ना कुछ नाइट्रोजन रिलेटेड रिएक्शन होगी। बिल्कुल करेक्ट। और नाइट्रोजन रिलेटेड में हमारा जो नाइट्रो कंपाउंड है, जो नाइट्रो ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग के साथ अटैचमेंट शो करेगा। यानी आपको किस टाइप की रिएक्शन ऑब्जर्व होगी कि एक बेंजीन के साथ कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, उससे हमारे पास जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उस रिएक्शन को हम बोलेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट। यानी यहाँ पर आपके पास बेंजीन में एक नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप आया कहाँ से? इसके लिए आप कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंसीडर करोगे, और जब आप इस रिएजेंट के साथ इस कंपाउंड को हीट करोगे तो आपको एक नाइट्रोबेंजीन ऑब्टेन होगा। सो इस तरीके से हम नाइट्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आपको रिएक्शन देके कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी कि मैम आपने तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना बताया था, ना तो हमें यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है और ना ही कोई ऐसा दिख रहा है कि जहाँ से हमें नाइट्रो ग्रुप मिल जाए। आपने तो HNO3 और H2SO4 कंसिडर करा है। बिल्कुल करेक्ट। ये कंफ्यूजन क्रिएट होनी ही है क्योंकि हमारे पास अभी एज सच हमें सिर्फ एक रिएक्शन ही दिख रही है। इससे हम कैसे बता सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या हमारे पास यहाँ पे किस टाइप का रिएजेंट है, कौन अटैक करेगा? उन सब चीज़ों के लिए हमें इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना पड़ेगा।
सो वन बाय वन हम इनका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक बार आप इन सब की एक जनरल रिएक्शन देख लो कि रिएक्शन में होता क्या है, कौन सा रिएजेंट अटैक करता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। उसके बाद हम वन बाय वन इन सब के मैकेनिज्म को भी स्टडी करेंगे। सो ये थी आपके पास नाइट्रेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेलोजनेशन रिएक्शन। सो हेलोजनेशन रिएक्शन, अगेन हमारे दिमाग में फिर से वही चीज़ आएगी कि किसी ना किसी हेलोजन का अटैक होना। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपके पास जो बेंजीन है उस पर हेलोजन अटैच हो जाएगा और आपके पास एक हेलोजनेटेड बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ हेलोजन को कंसिडर नहीं करा है, उसके साथ हमने एक ल्यूइस एसिड भी कंसिडर करा है। ल्यूइस एसिड क्या था हमारे पास? ल्यूइस एसिड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी थी। तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ल्यूइस एसिड। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ल्यूइस एसिड का यहाँ क्या काम है, यहाँ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? उसका काम है ये जो हमारे पास रिएजेंट हमने कंसिडर करा है ना, इसको एक्टिवेट करवाना। तभी तो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि अभी तो आपके पास ये नॉर्मल रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं। इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करने का काम है ल्यूइस एसिड का। अब वो कन्वर्जन कैसे होगी उसे हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर हेलोजनेशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में आपके पास कोई ना कोई सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिसिपेट करेगा। तो जब आपके पास बेंजीन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा और उसे आप हीट करोगे तो आपके सल्फ्यूरिक एसिड में से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन आटम रिलीज हो जाएगा और SO3H आपका यहाँ पर अटैचमेंट शो करेगा। सो इस तरीके से आपके पास यहाँ सल्फोनेशन रिएक्शन परफॉर्म होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट शो होगी बेंजीन के ऊपर। अब वो अल्काइल ग्रुप आप किससे कंसिडर करोगे? एक अल्काइल हैलाइड से। यहाँ पर क्या होगा, आपने एक ल्यूइस एसिड कंसिडर करा है जो क्या करेगा, यहाँ से इस हेलोजन को रिमूव कर देगा, जिस वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो आपके इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और अटैचमेंट शो करेगा। बिल्कुल वही जो अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं कि वन बाय वन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन शो होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास सबसे पहले CH3Cl है, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और CH3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। तो CH3 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैचमेंट शो करेगा और यहाँ पर आपके पास ये बेंजीन के साथ CH3 अटैच हो जाएगा। अभी आप बस ये डायरेक्ट अटैचमेंट देखो, किस तरीके से अटैचमेंट हो रही है वो अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। फिर नेक्स्ट में आपके पास ये C2H5 है, यहाँ से ये ब्रेक होगा और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव क्रिएट होगा, तो आपका C2H5 डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। और जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब आप इसकी रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप सबके दिमाग में क्या रिजल्ट आएगा? आप सब सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से रिएक्शन ऑब्जर्व होगी, ये हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH2 और CH3, ये रिजल्ट हम सोच रहे हैं। बट आपको ये रिजल्ट तो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, आपको तो ये रिजल्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई देखो, जब आपने यहाँ इस रिएजेंट को देखा तो यहाँ पर आपका जो C2H5 था ये किस तरीके से फॉर्म हुआ था, CH3 CH2 पॉजिटिव। अगर आप इस पॉजिटिव को यहाँ भी लगाओगे, H को इधर कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम पोजीशंस है। लेकिन जब आप यहाँ इस रिएजेंट को देख रहे हो तो आपके पास यहाँ कौन सा कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है, CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। क्योंकि ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप इस चार्ज की पोजीशन शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में चेंज आएगा। अब उसकी स्टेबिलिटी में चेंज कैसे आएगा देखो, एक तो आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, एक कार्बोकेटाइन आप ये वाला कंसिडर करो, CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब अगर आप इन दोनों कार्बोकेटाइंस को मैच करोगे तो हमारे पास ये जो ये वाला कार्बोकेटाइन है ये ज़्यादा स्टेबल है। हम वैसे भी देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी नेचर का, ये प्राइमरी नेचर का है। या फिर आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स को देख लो, यहाँ हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, विच मीन्स कि दिस इज मोर स्टेबल। बट आपका फॉर्म तो ये हो रहा है, तो आपका रिजल्ट इससे कैसे आ सकता है? तो जब आपको इस तरीके से कुछ रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ था उसकी जगह कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट यहाँ हुई, ये कंपाउंड में कहीं ना कहीं से कुछ चेंजेस आए जिससे हमें ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसमें रीअरेंजमेंट हुई है। तो हम बोलते हैं कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस हैं इनमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट इज
पॉसिबल। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि आपको जो आपका रिएजेंट अटैक करवाना है यहाँ पर, पहले उसे स्टेबल कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसका अटैक करवा पाओगे। यानी अब हमारे पास ये जो रिएजेंट है ये वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर और यहाँ पर इस पोजीशन के साथ आपके पास यहाँ बेंजीन रिंग अटैचमेंट शो करेगी। और जब आपका इस टाइप का अटैचमेंट होगा तभी आपको यही रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका कार्बोकेटायन है ये फॉर्म कैसे हुआ, देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये CH3 CH2, इसको एक H को हम ऐसे बना देते हैं और यहाँ CH2 पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, आपको यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट ऑब्जर्व होगी। हाइड्राइड शिफ्ट का क्या मतलब है, हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव, यानी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इधर शिफ्ट कर जाएगा, जिस वजह से आपको किस टाइप की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी, CH3, यहाँ से तो H चला गया तो CH और पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया और यहाँ CH3, तो आपके पास यहाँ पर इस टाइप के कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट हुई जिससे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। तो अब जरूरी नहीं है हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट ही ऑब्जर्व हो, आपको किसी और कंपाउंड की शिफ्ट भी ऑब्जर्व हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास एक कार्बोकेटाइन इस टाइप का है, CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक मिथाइल शिफ्ट ऑब्जर्व होगी कि एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया, जिससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास CH3 CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको इस कंपाउंड में, इस कार्बोकेटाइन में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो विच मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक हाइड्राइड शिफ्ट, एक मिथाइल शिफ्ट, ऐसी शिफ्ट्स ऑब्जर्व हो रही हैं आपको। किस वजह से ऑब्जर्व हो रही है, टू अटेन द स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। तो जब भी आपके पास कुछ इस टाइप की रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब सिर्फ रीअरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं होती किसी रिएक्शन के अंदर, मतलब आप सिर्फ रीअरेंजमेंट को यूज करके रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते, आपके पास साथ में कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ और भी रिएजेंट्स होते हैं ताकि वो रिएक्शन कंप्लीट हो। अब यहाँ पर सिर्फ इतना छोड़ दो तो ये क्या रिएक्शन हुई, इसमें तो बस रीअरेंजमेंट हुई है, कुछ नया कंपाउंड तो फॉर्म नहीं हुआ हमारे पास। तो उसकी फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कोई ना कोई अगर दूसरा कंपाउंड भी होगा जिसके साथ वो रिएक्शन शो करके आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन शो करेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन परफॉर्म होगा तो वहाँ आपको सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है और उसके बाद उसका अटैक करवाना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक नई रिएक्शन सामने आई विच इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कि किस रिएक्शन में आपके पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और किस में नहीं है। जिन जिन रिएक्शंस में आपके पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी वो मैं आपको बताऊंगी और आपको उसी में आगे रीअरेंजमेंट करनी है। अब यहाँ पर ये जो हमने ल्यूइस एसिड कंसिडर करा है एनहाइड्रस AlCl3, आप यहाँ पर इसकी जगह कोई और ल्यूइस एसिड भी कंसिडर कर सकते हो। सो एनहाइड्रस टर्म का मतलब है कि आपके पास इस एसिड में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। और ल्यूइस एसिड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ल्यूइस एसिड हम कंसिडर इस वजह से करते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इसे हम एक्टिवेट कर सके, क्योंकि अभी आप यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं इनको देख रहे हो, इन रिएजेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये रिएजेंट्स अभी न्यूट्रल फॉर्म में है और अभी हम इन रिएक्शंस को किस कैटेगरी के अंडर स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विच मीन्स कि हमें एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ तो हमें इन रिएजेंट्स में इलेक्ट्रोफाइल ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो वहाँ पर हमें उस रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल को अगर जनरेट करना है, एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एनहाइड्रस ल्यूइस एसिड्स को यूज करेंगे। अब यहाँ हमने ल्यूइस एसिड को कंसिडर क्यों करा है, क्योंकि ल्यूइस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। तो वो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं इसमें से नेगेटिवली चार्ज जो आपका आयन है या जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का, उसे वो रिमूव करेंगे, उसको एक्टिवेशन में हेल्प मिलेगी रिएजेंट को, जिससे आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये जनरेशन हम इसमें मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आपका ये ल्यूइस एसिड ये रिएजेंट में से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन में हेल्प करता है। So this was your Friedel-Crafts alkylation reaction. Now let's move on to Friedel-Crafts acylation reaction. Friedel-Crafts acylation reaction में क्या ऑब्जर्व होगा आपको। अब acylation और alkylation में क्या डिफरेंस है, alkylation में आपका कोई अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट शो कर रहा था और acylation में आपका कोई असाइल ग्रुप अटैचमेंट शो करेगा। अब असाइल ग्रुप कौन सा होता है, असाइल ग्रुप होता है आपके पास CH3CO, ये ग्रुप होता है आपके पास असाइल ग्रुप। जरूरी नहीं है यहाँ CH3 हो, कोई R ग्रुप हो सकता है, RCO ग्रुप, ये आपका असाइल ग्रुप है जो आपकी अटैचमेंट शो करेगा। तो जब आपके पास सारे रिएजेंट सेम हो, बस यहाँ पर आपका डिफरेंस आ रहा हो अल्काइल और असाइल पार्ट में, तो उसके बेसिस पर आप फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन नेम करते हो। सो यहाँ जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन समझ रहे हैं तो इसमें आपके पास CH3COCl, तो यहाँ क्या होगा,
ये Cl रिमूव हो जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में और CO पॉजिटिव बनेगा जो इसके ऊपर अटैचमेंट शो करेगा। बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, यहाँ तो हमारे पास कोई हेलोजन है नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है आपके पास, अगर आप इस रिएजेंट को ड्रॉ करो तो CH3CO फ्री ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है और एक और CH3CO आपका लगा हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, हमें तो चाहिए एक CH3CO पार्ट, क्योंकि असाइल पार्ट तो हमारा ये, तो हम तो इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आटम को ले लेगा, यानी H पॉजिटिव को ले लेगा और CH3COH की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये वाला जो आपका पार्ट है ये अटैच हो जाएगा इस बेंजीन रिंग के साथ और इसकी फॉर्मेशन करेगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैम ये तो ठीक है, ये पार्ट तो समझ आ गया, बट इसे H पॉजिटिव कहाँ से मिला। अब इसे H पॉजिटिव बेंजीन से मिलेगा। अब वो आगे आप देखोगे मैकेनिज्म के अंदर कि कैसे इसको H पॉजिटिव यहाँ से मिला। सो ये सारे रिएक्शंस का जो एक छोटा छोटा पार्ट हम मिस करते जा रहे हैं वो सब हम मैकेनिज्म के अंदर कवर कर लेंगे। सो दिस वाज योर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम आप ये जो रिएक्शंस करवा रहे हो इन सब में आपने जितने भी रिएजेंट्स कंसिडर करे हैं उसका सिर्फ वन इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करवाया है, कि आपने जो भी रिएजेंट कंसिडर करा उसका सिर्फ एक ही बार रिएक्शन शो हो रही है। ऐसा ज़रूरी है क्या हमेशा? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप लिमिटेड फॉर्म में रिएजेंट को कंसिडर कर रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही ऑब्जर्व होंगे। अगर आप थोड़ी लिमिट से बाहर चले जाते हो और प्रोडक्ट को थोड़ा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करने लग जाते हो तो वो डिपेंड करता है आप कितनी एक्सेस में ले रहे हो। अगर आपने हाईली एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट कंसिडर कर लिया है तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन की जगह पॉली सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व होगा, कि आपको हर जगह जो सारे के सारे हाइड्रोजन आटम्स है ना बेंजीन के, वो सब रिप्लेस हो गए हैं। किससे रिप्लेस हुए हैं? जो भी आपने इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कंसिडर करा है। तो यहाँ पर जब हम जो हमारा रिएजेंट है उसे एक्सेस में कंसिडर करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। यहाँ पर क्या हमने क्लोरीन को एक्सेस में कंसिडर करा है, जिससे क्या होगा आपके पास जितने भी हाइड्रोजन एटम थे बेंजीन के वो सब रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अगर एक्सेस कंसिडर करोगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन आपको ऑब्जर्व होगी। सो ये तो था हम सब हमारे सारे रिएक्शंस का एक जनरल रिएक्शन वाला पार्ट, कि हमें क्या रिएक्शन ऑब्जर्व होती है, किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, कौन से एक्स्ट्रा रिएजेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके मैकेनिज्म वाला पार्ट, कि अगर हम ये रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रही है, उसमें हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो रहा है, वो कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे बेंजीन के ऊपर अटैक हो रहा है, वो सब हम मैकेनिज्म के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आप जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करोगे उसे 3 पार्ट्स के अंदर आप स्टडी करोगे। कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, फिर आप कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करोगे और उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जो आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है उसमें से H पॉजिटिव को रिमूव करोगे। अब ये H पॉजिटिव को रिमूव क्यों करना है हमें? ऑब्वियस ही बात है कि जब आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, कि आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा जिससे मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे आप अटैक करवा रहे हो। और वहां पर फिर उस चार्ज को हटाने के लिए हम प्रोटॉन रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो हम रिमूव कर नहीं सकते, उसकी तो हमें अटैचमेंट करनी है। तो अब इन दोनों स्टेप्स में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट जब हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सो हम स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से। सो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर जब हम रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे तो आपने ध्यान दिया था ना कि हम हर एक रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं ल्यूइस एसिड को कंसिडर कर रहे थे, और तब मैंने बताया था कि ल्यूइस एसिड का काम है इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट करना, कि हमारे पास अभी कंपाउंड में तो आपको कहीं इलेक्ट्रोफाइल ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, बट इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम आपका ल्यूइस एसिड का होता है। अब वो जनरेशन कैसे होती है? देखो ये ल्यूइस एसिड है, तो ल्यूइस एसिड क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से हर एक कंपाउंड में से हेलोजन को रिमूव करता जाएगा और अपने अंदर एक्सेप्ट करता जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आपके पास रिएक्शन जो हो रही है क्लोरीन की AlCl3 मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव कर लेगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिमूव करेगा क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास फॉर्मेशन होगी AlCl4 नेगेटिव की। और यहाँ अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ चले जाएंगे तो यहाँ तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये Cl पॉजिटिव है, क्लोरोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। और ये है हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है।
फिर आपके पास ऐसी बाकी रिएजेंट्स में से भी यहाँ से आप क्लोरीन पार्ट रिमूव करोगे Cl नेगेटिव, और आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गई जब आपके पास लुईस एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट जब हम नाइट्रेशन स्टडी कर रहे थे वहां तो हमने कोई लुईस एसिड कंसिडर नहीं करा था, बल्कि वहां तो हमने दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर करे थे, HNO3 और H2SO4। तो उसके अंदर नाइट्रेशन कैसे फॉर्म होगा, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे फॉर्म होगा, वहां हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा। सो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास NO2 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जो जनरेट कैसे होता है कि आपके पास ये जो प्रोटॉन है HNO3 के अंदर, वो ट्रांसफर होता है आपके पास यहाँ, जो H2SO4 का प्रोटॉन है वो ट्रांसफर होता है HNO3 के पास। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है। देखो, हमारे पास ये HNO3 और ये H2SO4 है। अब इन दोनों ही रिएजेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो O के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिससे क्या होगा, यहाँ जो H पॉजिटिव है ये इसके ऊपर अटैचमेंट शो करेगा, जिससे यहाँ पर एक NO2 और OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये तो इधर चले गए, जिससे आपके पास HSO4 नेगेटिव फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो हमें कंपाउंड को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो जब भी आपको कहीं ऐसी ऑब्जर्वेशन मिले तो उसमें से वाटर रिमूव कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ देखो क्या हो रहा है, वाटर की तो फॉर्मेशन हो रही है H2O। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इसे प्रोवाइड करोगे बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर H2O की फॉर्मेशन करेगा। अब अगर ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहा है तो यहाँ से नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहा है, तो विच मीन्स कि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे आपके पास एक NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। सो इस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास NO2 पॉजिटिव हमारे नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है। अब आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको एक ऑब्जर्वेशन और मिलेगी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट दोनों एसिड्स ही कर रहे हैं, बट यहाँ एक एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा एसिड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब एसिड और बेस की अगर हम जनरल कैटेगराइजेशन देखें तो कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम करें, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर ले वो हमारा एसिड बेस हो जाएगा, और जो H पॉजिटिव रिलीज करे वो एसिड हो जाएगा। तो यहाँ H2SO4 ने तो H पॉजिटिव रिलीज करा है, क्योंकि इसने अपना H पॉजिटिव इस नाइट्रो ग्रुप को दिया है, और ये जो हमारे पास HNO3 है इसने H पॉजिटिव इसका गेन करा है। तो यहाँ जो H2SO4 है ये बेस एसिड की तरह वर्क कर रहा है और HNO3 आपका बेस की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ हमें एक डिफरेंट रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है ना, कि दोनों एसिड में रिएक्शन होने के बावजूद भी यहाँ एसिड बेस की रिएक्शन आपको ऑब्जर्व हो रही है। अब आप सब सोच रहे हो कि मैम अगर यहाँ से H पॉजिटिव इसने लिया है तो आपने ये एरो इस तरीके से क्यों शो करा। देखो, जब हम कर्व्ड एरोस को स्टडी कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, हमने वहां भी डिस्कशन करा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हमेशा जो एरोस की मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करता है, वो हमेशा हम एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ जाते हैं। आप जहां भी एरोस को देखोगे वहां पर आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन से किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ आपकी मूवमेंट होगी एरो की। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर इस तरीके का आपको एरो शो करा हुआ है। सो ये था आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, जहां पर हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में हमने जब जनरल हम स्टेप्स की डिस्कशन कर रहे थे, जो हमारी मैकेनिज्म के स्टेप्स की डिस्कशन थी, उसमें हमने देखा था कि जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया था बेंजीन के ऊपर, तब हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था। यहाँ पर भी वही होगा, आप इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर बेंजीन के साथ उसका अटैक शो करोगे। अब इलेक्ट्रोफाइल तो अपना अटैक करेगा नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है वो आपका अटैक शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपके मल्टीपल बॉन्ड में है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल पर जब इन इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पर अटैचमेंट शो करेगा या फिर इस पोजीशन पर अटैचमेंट शो करेगा, क्योंकि इसी पोजीशन का तो आपने मल्टीपल बॉन्ड हटाया है। तो अगर आप यहाँ पर अटैचमेंट शो करोगे तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास, अब जब इसको रिमूव कर रहे हो तो दोनों तरफ एक डेफिशिएंसी आ रही है। अगर आप एक डेफिशिएंसी को कवर कर दोगे किसी इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन से, दूसरे वाली डेफिशिएंसी तो वैसी की वैसी रह गई, तो वहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास इस तरीके से एक अरीनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। अब इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरीनियम आयन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, इसमें ये वाला जो हमारे पास कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट है इसके अंदर हमें
रीअरेंज, जो हमारी रेजोनेंस है वो दिखेगी। अब रेजोनेंस कैसे दिखेगी, देखो जब आप यहाँ पर इस तरीके से इस कंपाउंड को ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बॉन्ड्स है ये ऐसे मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रही है। पर इस रेजोनेंस के अंदर अगर आप ध्यान दो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड्स की रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रही है। आपकी यहाँ पर आने के बाद, इस स्टेप पर आने के बाद रेजोनेंस आगे मूव ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, जब आप इसको पहले देख रहे थे तो यहाँ आपको जो 3 पाई बॉन्ड्स थे उनमें मूवमेंट शो हो रही थी, वहाँ कॉन्जुगेशन शो हो रही थी, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर आपको रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप इस कंपाउंड के अंदर इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की बात करोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में कॉन्जुगेशन मिल रही है, विच मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन आपको ऑब्जर्व हो रही है। तो जब हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो आपके एरोमेटिक नेचर शो करते हैं, क्योंकि ये 4n + 2 पाई सिस्टम को फॉलो करते हैं जब हम इसमें n की वैल्यू 1 डालते हैं तो। लेकिन जब हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि ये हमारे पास अब डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4n + 2 पाई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप n की वैल्यू कुछ भी डालो, आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिजल्ट ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर था वो डिस्टर्ब हो गया है। तो उस एरोमेटिक कैरेक्टर के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, आपके जो बेंजीन का कंपाउंड है ना वो वापस से उसे गेन करने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड का नेचर है ना बेंजीन का, वो काफी स्टेबल है, विच इज बिकॉज ऑफ द एरोमेटिक नेचर ऑफ द बेंजीन। तो अगर उसका वो एरोमेटिक नेचर ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो बेंजीन की हमारी जो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी थी वही रिड्यूस हो गई है। तो उस स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे और अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई बॉन्ड था, उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो वही हमारे पास है हमारा थर्ड स्टेप, जिसमें हमने क्या स्टडी करा था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, जिससे हमारा जो कंपाउंड है, जो एरोमेटिसिटी उसकी लॉस हुई है यहाँ पर, उसे वो रीगेन कर लेगा। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, विच इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इस बेंजीन कंपाउंड जो अब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी है, उसको रीगेन करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटॉन का रिमूवल करेंगे, जिसमें क्या होगा, आपके पास ये जो AlCl4 नेगेटिव फॉर्म हुआ था ना, वो क्या करेगा, यहाँ से इस H पॉजिटिव को रिमूव कर लेगा और यहाँ से HCl की फॉर्मेशन होगी और वापस से आपका ल्यूइस एसिड आ जाएगा। और आपके पास ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन बॉन्ड में, क्योंकि ये तो H पॉजिटिव लेके जा रहा है, क्योंकि Cl नेगेटिव वो तो यहाँ से दे देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर, जिससे क्या होगा, इसकी भी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास एक मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएगा, तो वापस से उसकी एरोमेटिसिटी भी गेन हो जाएगी। तो यहाँ हमारा जो कंपाउंड था वापस से अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर लेगा। सो इसी वजह से हमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में से एक रिमूवल ऑफ प्रोटॉन ऑब्जर्व होता है। अब जब हम यहाँ नाइट्रेशन ऑब्जर्व करें तो नाइट्रेशन में तो आपके पास कोई ल्यूइस एसिड था नहीं, वहाँ तो आपके पास HSO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई थी। तो वो क्या करेगा, वो इस H पॉजिटिव को गेन करेगा, जिससे वापस H2SO4 बनेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे और आपके पास अगेन एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। सो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन रिंग ऑब्टेन होती है। इस तरीके से हम उस रिएक्शन को शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो रिएक्शंस देख रहे हैं, अब इसमें ये E तो आपके पास जो है इलेक्ट्रोफाइल है, इतना तो हमें समझ आ चुका। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन के लिए आपको मैकेनिज्म सिखाया है। आप यहाँ पर E की जगह कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर कर सकते हो, जो भी रिएक्शन हमने स्टडी करी है। चाहे आप यहाँ पर नाइट्रेशन के लिए NO2 पॉजिटिव कंसिडर कर लो या फिर Cl पॉजिटिव कंसिडर कर लो हेलोजनेशन के लिए, अल्काइलेशन के लिए कोई अल्काइल उनका अल्काइल कैटायन कंसिडर कर लो, जैसे CH3 पॉजिटिव, CH2 C2H5 पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को कंसिडर कर सकते हो। ये रिएक्शन जनरल मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म आपका जनरल रिएक्शन को शो कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इस तरीके से रिएक्शन शो करेगा। सो दिस वॉज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, वो कुछ और रिएक्शंस भी शो करता है, जैसे एडिशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन का मतलब ये है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसमें सिर्फ आपने रिएजेंट को ऐड करा है, कुछ भी उस कंपाउंड में से सब्स्टिट्यूट या रिमूव नहीं करा, तो तब हम करते हैं एडिशन रिएक्शन यूज। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारे पास ये जो बेंजीन है, इसमें हमने 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं।
अब जो हमने एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन की सीखी थी ना, जिसमें हमने अल्केन की प्रिपरेशन करी थी, अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर भी रिएक्शन शो करी थी कि हम हाइड्रोजन को प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे किसी मॉलिक्यूल को, तो वहां पर आपका जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो वहां से क्या होगा, उसकी रिमूवल हो जाएगी, उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड होने लग जाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इस बेंजीन रिंग के अंदर, दैट इज बिकॉज कि यहाँ पर आपके पास एक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन एटम और दे दोगे सारे कार्बन एटम्स को, तो ये मल्टीपल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमने वही करा है। अगर आप यहाँ देखो तो 6 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट है इन बॉन्ड्स को रिमूव करने के लिए। अगर 6 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट है तो हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर करेंगे। सो इसको जब आप निकल की प्रेजेंस में हीट करते हो, आप निकल भी ले सकते हो, प्लैटिनम भी ले सकते हो, पैलेडियम भी ले सकते हो। सो उसकी प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे तो आपके पास यहाँ से साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज अ साइक्लो एडिशन, दिस इज एन एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ से कुछ भी किसी भी एटम को रिमूव नहीं करा है, किसी भी एटम को सब्स्टिट्यूट नहीं करा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या स्टडी कर रहे थे कि हम फाइनली जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर रहे थे, उस पोजीशन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करा था, यानी उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एज सच हम कुछ भी रिमूव नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं। जैसे हम नेक्स्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हेलोजनेशन हो रही है, बट इस हेलोजनेशन में डिफरेंस है जो हमने अभी हेलोजनेशन पढ़ी उससे। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आप कंसिडर कर रहे हो यूवी लाइट और एक हाई टेम्परेचर, और वहां आपने ल्यूइस एसिड कंसिडर करा था, जिस वजह से आपको वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही थी। बट यहाँ हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट पर आपको एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये जो 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हर एक एटम के ऊपर, हर एक कार्बन एटम पर आपका क्लोरीन एटम जाके अटैच हो जाएगा, जिससे आपके पास एक इस तरीके से बेंजीन हेक्साक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप गामा हेक्सेन भी बोलते हो। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हाउ विल यू फॉर्म गामा हेक्सेन फ्रॉम बेंजीन, तो उसमें आप ये रिएक्शन शो कर सकते हो कि हम सिर्फ एक जनरल एडिशन रिएक्शन फॉलो करेंगे, उससे हमारे पास गामा हेक्सेन यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। सो दिस वाज योर एडिशन रिएक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कंबशन में कुछ नहीं होता, जो भी हमारे पास हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो उससे हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी कंप्लीट कंबशन होती है। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। बेंजीन और कुछ नहीं, हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ मैंने बेंजीन का फॉर्मूला यूज करा है C6H6, ताकि आपको यहाँ पर उसको बैलेंस करने में दिक्कत ना हो इक्वेशन को। और इसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तो ये कन्वर्ट किस में होगा? हमें प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पता है कंबशन रिएक्शन के, CO2 एंड वाटर। तो बस आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है और आपके पास ये कंबशन रिएक्शन आ जाएगी आपके सामने। सो इस तरीके से हम बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा एडिशन रिएक्शन या कंबशन रिएक्शंस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये तो हमने बात करी कुछ उन रिएक्शंस की जहां पर हमारे पास सिर्फ एक बेंजीन कंपाउंड था और उसको हम किसी रिएजेंट के साथ अटैक करवा रहे थे। तो हमें पता था किसी भी एक पोजीशन पर जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, या फिर अगर एडिशन होगी तो इस तरीके से हर एक पोजीशन पर अटैचमेंट हो जाएगी। लेकिन मान लो अब आपने एक कंपाउंड ऐसा कंसिडर करा जिसमें बेंजीन पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है, यानी आपके पास एक बेंजीन रिंग तो है ही, लेकिन उस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास कोई ना कोई एक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर आप इस कंपाउंड की किसी और रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उस टाइम पर आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा? क्योंकि अब जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसके लिए पोजीशन अलग अलग हो सकती है। यहाँ अटैचमेंट होगी तो डिफरेंट कंपाउंड आएगा, यहाँ अटैचमेंट होगी तो डिफरेंट, यहाँ के लिए डिफरेंट। तो हमारे पास 3 पोजीशंस हो जाएंगी ना, ऑर्थो, मेटा और पैरा। सो हमारे पास अब हम किस रिएजेंट के लिए कौन सी पोजीशन उसको देंगे, क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंडर हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट कोई एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका बेंजीन रिंग की और फर्दर सब्स्टिट्यूशन पर क्या इफेक्ट होगा, कि और जो रिएजेंट्स आ रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर अटैच होने के लिए वो उसे कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि आप इस पोजीशन पर अटैच हो सकते हो। So let's start directive influence of a functional group in monosubstituted benzene। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस हेडिंग का क्या मतलब है कि आपने एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंसिडर करा है। मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब है कि एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। ये है आपका मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, ये X हमने जो अटैच करा है कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो अब हमें इसका इफेक्ट या इसका इन्फ्लुएंस स्टडी करना है कि जो भी हम फर्दर कोई भी रिएजेंट कंसिडर कर रहे हैं उसकी अटैचमेंट आपकी किस पोजीशन पर होगी, वो डिसाइड करेगा अब आपका ये जो अटैच्ड ग्रुप है वो, यानी अब ये ऑर्थो पर अटैक करेगा, मेटा पर अटैक करेगा या पैरा पर अटैक करेगा। सो हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, वो दो तरीके से किसी भी इनकमिंग रिएजेंट को डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब है दो तरीके से उसकी अटैचमेंट शो करते हैं। या तो हमारे पास वो ग्रुप ऑर्थो पैरा पर अटैच हो सकता है या फिर वो मेटा पोजीशन पर अटैच हो सकता है। यानी यहाँ पर आप स्टडी करोगे दो टाइप के डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जहां पर आप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्टडी करोगे और एक मेटा डायरेक्टिंग स्टडी करोगे। सो हम दो कैटेगरीज के अंडर इसे स्टडी करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी बोलते हैं। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आपको किस टाइप की रिएक्शन ऑब्टेन होगी, आपके पास जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो जिस भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा उसमें या तो आपकी ऑर्थो के साथ अटैचमेंट आएगी या पैरा के साथ अटैचमेंट आएगी। यूजुअली ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जिसमें पैरा ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्जर्व हो जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि अब जो हम एटम्स अटैच कर रहे हैं उसमें एटम्स, तो जो भी मॉलिक्यूल हम अटैच करेंगे उसके अंदर एटम प्रेजेंट है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास ये आता है कंडीशन कि यूजुअली हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेजॉरिटी में फॉर्म होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आपको किस टाइप की रिएक्शन ऑब्जर्व होगी कि जो भी आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो जिस भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा उसमें आपका मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपका रिजल्ट में आएगा। यहाँ सिर्फ आपको मेटा प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं, कर तो हम बेंजीन के साथ रहे हैं और अभी हमने स्टडी करा था कि बेंजीन के साथ हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, विच मीन्स कि ये जो आपके रिएजेंट्स हैं, ये जो वाई रिएजेंट है, ये और कुछ नहीं एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। सो अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे अपनी पोजीशन डिसाइड करेगा कि उसे ऑर्थो पैरा की तरफ जाना है या मेटा की तरफ जाना है, वो डिपेंड करेगा इस एक्स ग्रुप के ऊपर। अब इस पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लो आपके पास ये जो एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, इसके रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट आएगा, कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आएगा या फिर मेटा डायरेक्टिंग आएगा। अब रेजोनेंस कैसे डिसाइड करेगा, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज होगा कि रेजोनेंस कैसे डिसाइड करेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये अराइज होगा कि मैम आपने सिर्फ रेजोनेंस का ही इफेक्ट क्यों कंसीडर करा, हम इंडक्टिव इफेक्ट भी तो कंसीडर कर सकते हैं या फिर हम किसी और इफेक्ट को भी तो कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे इफेक्ट्स वो इंडक्टिव और रेजोनेंस कंसीडर करेंगे, जिसमें आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। क्योंकि जब हमने ये इफेक्ट स्टडी करे थे उस टाइम हमने बताया था कि जब भी हम इन इफेक्ट्स को एक ही कंपाउंड के अंदर स्टडी करेंगे उस टाइम पर हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट कर जाएगा। सो हमारे पास हम मेजॉरिटी जो हमारा बिहेवियर आएगा वो हम रेजोनेंस के बेसिस पर स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है OH ग्रुप। अब जो हमारे पास ये फिनॉल कंपाउंड है, इस OH ग्रुप में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं उस टाइम पर हमारे पास रेजोनेंस कैसा होता है, इसमें इस टाइप का हमारे +R रेजोनेंस ये शो करता है, जिससे हमारे पास किस टाइप से यहाँ पर कंपाउंड आएगा, जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ये वाले आएंगे आपके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज OH पॉजिटिव। अब इससे फर्दर हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है अगर हम उन्हें ड्रॉ करते हैं सो तब हमें कुछ इस टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगे। ये तो हो गया हमारा एक रेजोनेंस जब हमने +R ग्रुप कंसीडर करा है। अब मान लो हम कोई -R इफेक्ट का कंसीडर करते हैं ग्रुप, तो उस टाइम हम रेजोनेंस किस तरीके से शो करेंगे, सो हमें कुछ इस तरीके से एक -R इफेक्ट के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ये तो हो गए हमारे वो कंपाउंड जिसमें हमने +R यानी पॉजिटिव रेजोनेंस शो करी है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये वाली हमारी वो रेजोनेंस है जहां हमने -R ऑब्जर्व करा है। -R का मतलब है कि हमारे पास यहाँ बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो रही है। सो ये हमारे जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने ड्रॉ करे हैं, इनके अंदर से हम कैसे ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को देखोगे यानी फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो यहाँ आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि हम जब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेक करें, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिवली चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो एक ऐसी साइड ढूंढता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन रिच साइड को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है।
तो वो क्या करेगा, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑब्जर्व करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच साइट का मतलब है कि हमारे पास वहाँ या तो कुछ लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो हमें नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है और नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। अब अगर आप इन तीनों पोजीशंस को ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसकी ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन है। तो जो हमारे पास ये तीनों पोजीशंस है और कुछ नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस है, विच मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस मॉलिक्यूल के साथ ऑर्थो और पैरा पर अटैचमेंट शो करेगा। तो ये ग्रुप कैसा हुआ, ये हुआ आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और जब आप इस नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे हो, जब आपका बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो उस टाइम पर आप किस तरीके से देखोगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो भी तो इलेक्ट्रॉन रिच साइट ही ढूंढेगा। तो वो या तो ढूंढेगा एक ऐसी पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर कोई न्यूट्रल साइट हो। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जर्व हो रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि वो साइट तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, विच मीन्स कि ये जो हमारे पास 3 साइट्स आई हैं जो है इसकी ऑर्थो पर और पैरा साइट्स, ये तीनों साइट्स तो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन जो हमारी ये मेटा पोजीशंस है, मेटा पोजीशंस पर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई चार्ज ऑब्जर्व नहीं हो रहा, विच मीन्स कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटा पोजीशन की वो अनडिस्टर्ब्ड है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा इसकी मेटा पोजीशन पर, विच मीन्स कि ये हो जाएंगे आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सो इस तरीके से आप किसी भी बेंजीन रिंग के अंदर जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उससे उसके ऑर्थोपैरा या मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारे पास अगर रिएक्शन में इस तरीके से कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रेजेंट है, उसके साथ अगर हम इस रिएजेंट को अटैक करवा रहे हैं तो वहां पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर मेटा डायरेक्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे हम एक और एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ मैंने बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन कंसीडर करा है। तो हेलोजन के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ इस टाइप की रेजोनेंस ऑब्जर्व होती है। सो हम इससे क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास हेलोजन प्रेजेंट है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट का काम करेगा और हमें रिजल्ट्स भी यही मिलते हैं। बट जब हम इसको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि ये आता है एक मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में। अब बोलने को तो हम ऐसे बोल देते हैं कि मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी के अंदर आता है, बट इसका जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो एक्टिवेटिंग के ही अकॉर्डिंग मिलते हैं। सो बस आप इसको लर्न करने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में आता है। और उसका रीजन है कि इसके अंदर आपको प्लस आर रेजोनेंस तो ऑब्जर्व होती ही है, बट साथ में इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है विच इज -I वो काफी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता कि वो उसकी रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट कर जाए। तो इस वजह से ये जो आपका मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग वर्ड आया है ये आया है इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, बट आपके रिजल्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही आएंगे क्योंकि आपके पास यहाँ रेजोनेंस डोमिनेट कर जाती है। सो इस तरीके से आप अपने किसी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर ऑर्थोपैरा या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के, तो ये आपके कुछ सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप्स हैं कि अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होंगे तो आपको इनसे तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और यहाँ से आपको मेटा डायरेक्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जब आप इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम +I इफेक्ट वाले शो होंगे और +R इफेक्ट वाले शो होंगे। जिनमें आपको -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है उसके अंदर आपका जो +R इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा होगा। सो इस वजह से हमारे पास ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में प्रेजेंट है यहाँ। जैसे कि OH हमारा जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसका वैसे तो नेचर -I इफेक्ट का है, बट यहाँ पर ये +R इफेक्ट शो करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सो इसका जो +R इफेक्ट है वो डोमिनेट कर रहा है -I के ऊपर, इस वजह से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट में प्रेजेंट है। और जैसे आपके ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, अब इनके अंदर तो आपको एसिड रेजोनेंस मिलती नहीं है, बट ये कैसे हैं +I इफेक्ट वाले, इस वजह से ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट ही शो करेंगे। और जब आप मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको जो कंपाउंड्स ये फंक्शनल ग्रुप्स मिल रहे हैं ये -I इफेक्ट और -R इफेक्ट वाले ऑब्जर्व होंगे। अब यहाँ से ही हमारे पास ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग आया है क्योंकि -I वाले कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो हेलोजेंस के पास -I इफेक्ट होता है, इस वजह से हमारे पास ये जो हेलोजेंस है हमने इन्हें मॉडरेटली डीएक्टिवेशन कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा है। सो आई होप अब आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि अगर आपके पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रेजेंट है तो उसमें आप कैसे रिएक्शन शो करोगे। उसके अंदर बस ग्रुप्स चेक करो और जो भी रिएजेंट है उसके हिसाब से उसकी अटैचमेंट करवा दो और रिएक्शन शो कर दो।
Now let's move on towards the last topic of this chapter, which is carcinogenicity and toxicity. So carcinogenicity and toxicity, आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि टॉपिक के अंदर हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ उन रिएजेंट्स की बात करेंगे, उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनका जो नेचर है ना वो टॉक्सिक नेचर है, कार्सिनोजेनिक नेचर है। कार्सिनोजेनिक नेचर का मतलब होता है कि कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स है वो, जिनसे आपको हार्मफुल इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकते हैं कि ये कंपाउंड्स हमारे बॉडी के लिए या हमारे साथ कांटेक्ट में आने के लिए, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। तो वो आपके कौन से कंपाउंड्स होंगे? सो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ करे हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है ना कार्सिनोजेनिक नेचर के हैं। अब यहाँ पर आपको जब ये एग्जाम्पल्स आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है? ये सारे के सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये कैसे कंपाउंड्स हैं? ये बेंजीन की फ्यूज्ड रिंग्स है, विच मीन्स कि अगर आपके पास कोई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें आपको बेंजीन की फ्यूज्ड रिंग्स ऑब्जर्व हो रही हैं, या फिर अगर आप खुद बेंजीन भी कंसिडर करो, तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, ये सारे के सारे कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं कि ये हमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं कि ये हमारे पास यूज तो क्या ही करना है कि ये जो कंपाउंड्स है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। अब ये कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं? आप सब सोच रहे हो कि अगर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं तो हम इनको यूज ही क्यों करते हैं, इनका हमें फॉर्मेशन ही क्यों ऑब्जर्व हुई? ये कंपाउंड्स हमने फॉर्म नहीं करे हैं। ये कंपाउंड्स आपके यूजुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर जो भी आपके हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, टोबैको, इन सारे कंपाउंड्स की जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना, तो उनसे आपके पास ये एजेंट्स आते हैं, ये कंपाउंड्स आते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। अब ये कैंसर कैसे कॉज करते हैं? जैसे ये ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं ना, उनका नेचर रहता है कि वो डीएनए के साथ फटाफट मर्ज हो जाए, और जैसे ही वो डीएनए के साथ मर्ज होंगे वो कैंसर कॉजिंग सेल्स को इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर ही ऐसी है, ये कार्सिनोजेनिक नेचर के हैं। सो इस वजह से हमने इनको कार्सिनोजेनिक नेचर के अंडर कैटेगराइज करा है। अब आप सब इन कंपाउंड्स को देखते हुए एक चीज तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने हर एक कंपाउंड का नेम आइडेंटिफाई करके दिखाया आपको, बट ये नेम जो है ना, आपने इनके ये सोच रहे हो कि ये कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर तो हमने सीखा ही नहीं है, हमारे सिलेबस में तो काफी बेसिक नॉमेनक्लेचर है, तो हम इसे नेम कैसे करेंगे? अब आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके सिर्फ एक दो एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं जो आप क्वेश्चन में यूज कर सको, जो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ताकि आप आंसर कर सको। और ये वाले जो आपके कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर हैं, इनको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो आपने नॉमेनक्लेचर सीखा है, आपके पास क्वेश्चन उसी नॉमेनक्लेचर से आएगा। ये बस कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिन्हें आप एक दो एग्जांपल्स को याद कर लो जो भी आपको आसान लग रहे हो, ताकि आप इसे आंसर राइटिंग में यूज कर सको। सो विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड, जिसके अंडर हमने हाइड्रोकार्बन्स की काफ़ी सारी नॉलेज कलेक्ट करी, जिसमें स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोकार्बन्स की एक बेसिक नॉलेज कलेक्ट करी, उसको क्लासीफाई करा, और फिर हमने उसके अंदर उस क्लासिफिकेशन को 1 बाय 1 स्टडी करा, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था अल्केन से। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इन सबको हमने दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करा। सबसे पहले अल्केन्स और उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज, जो जनरल आपकी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज कवर करी थी। फिर इसी तरीके से हमने अल्कीन्स को डिवाइड करा था, जिसमें अल्कीन्स की हमने प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर एक लेक्चर में स्टडी करा था, और उसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करी थी। और फिर हमने स्टार्ट करा था अल्काइंस को। अल्काइंस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करा था, एक उसकी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड प्रिपरेशन, और नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज, जिसके अंडर हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी। और फिर हम अपनी फाइनल क्लासिफिकेशन पर आए, विच इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसके अंडर हमने उसकी एरोमेटिसिटी भी स्टडी करी, उसकी प्रिपरेशन स्टडी करी, बेंजीन कंपाउंड स्टडी करा, और फिर फर्दर बेंजीन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करा, और लास्ट में उसके कार्सिनोजेनिक नेचर से हमने चैप्टर को खत्म करा। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।